बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। टाइटल के साथ ही आपने एक मोन्टाज मुलाहिजा किया जिसमें आपको दिखाई दिया होगा कि इस वक्त ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड है हैशटैग इस्तीफा इमरान का हा हा। ये चल रहा है। आज है 31 जनवरी। पीडीएम का ये कहना था कि 31 जनवरी को अगर इमरान खान साहब मुस्ताफी नहीं हुए तो हम इस्तीफे अपने पेश भी करेंगे और 1 फरवरी से मार्च भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। लेकिन हमें जो अब दिखाई दे रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है बख्तावर बीबी की, बहरहाल शादी के दिन है तो उनकी तो बहुत बहुत मुबारकबाद, लेकिन वो इस वक्त पूरी तरह वहां मसरूफ हैं। पीडीएम के बारे में जो मालूमात अंदरूनी ज़राए हमें दे रहे हैं वो ये कि अब सबके हिस्से बखिए हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज की किश्ती अलग हो गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले अकेले चलने वाले हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका इत्तेहाद भी बिखर चुका है। अब इसमें हकीकत क्या है और क्या नहीं, इस पर जरूर बात होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज ये कहा है कि वो अवाम पाकिस्तान से बराह रास्त बात करेंगे। चलाइएगा जी वो वीडियो। वज़ीर आज़म जो है कल शाम 4 बजे बराह रास्त अवाम के दरमियान होंगे। कैसे, एक नंबर है हुकूमत की जानिब से, शिबली फराज साहब ने ट्वीट भी किया। उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म जो है वो आपके साथ होंगे कल शाम 4 बजे और इस पर अवाम जो है वो बराह रास्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह फोकस हैं, हुकूमत ऐसा लगता है पूरी तरह फोकस है, लेकिन पीडीएम क्या कर रही है इस पर सवाल करना चाहिए। और अहम तरीन बात यह कि जब आज प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि उन्होंने महंगाई कम कर दी है, इशारे अच्छा और मजबूत जानिब जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं हम कि पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, सुई गैस के प्राइसेस जो हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये मामला आगे चलेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। नादिर गबोल रहनुमा पीपीपी ऑन स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए अब से कुछ देर में हमें ऑन स्काइप ही ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज राना एहसान अफजल साहब आपसे मैं करना चाहूंगी। आज 31 जनवरी है, कहां है इस्तीफा आपका और क्यों नहीं दिया प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा आप लोगों की भड़कों के बावजूद? रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, पीडीएम जो है मैं समझता हूं कि बड़ी कामयाबी से उसने अपना जो नैरेटिव है कि ये जो पाकिस्तान में एक जो जमहूरियत है, कमज़ोर जमहूरियत है, कंट्रोल्ड जमहूरियत है, अपाहज जमहूरियत है और एक ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये फेल हो गया और ये आगे नहीं चल सकता, ये नैरेटिव अवाम तक पहुंचा दिया है और अवाम को यकीन आ गया है कि यह आगे भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जहां तक आया इस्तीफ़ों की बात हुकूमत के तो या हमारे देने के या हुकूमत को गिराने के, तो ये अभी जो मूवमेंट है ये इसका अभी पहला फेज़ ख़त्म हुआ है। ये जदोजहद आगे चलेगी और जो हमारा हदफ है कि हमने इस निज़ाम को जो है इंटरफेरेंस से, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से, वो भी मुख्तदर अदारों की और जमहूरियत को मजबूत करना है, ये सिलसिला जारी रखेगा। और बड़ी क़यासराइयाँ की जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी का अलहदा मौक़िफ़ है, PMLN का अलहदा मौक़िफ़ है, JUIFI का अलहदा मौक़िफ़ है। तो ये देखें 10 जमातों का इत्तेहाद है और हर जमात जो है वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए आज़ाद है। लेकिन जो हमारी 4 फरवरी को जो मीटिंग होने जा रही है जिसके अंदर पीडीएम की सारी जमातें होंगी, तो ये जो सारे मौक़िफ़ हैं मुख्तलिफ, ये एक यकतरफा मौक़िफ़ के अंदर तब्दील हो जाएंगे। और ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है ऐसा तासर देने के लिए कि पीडीएम कमज़ोर हो गई है, ये तासर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा राना, मैं आपकी तरफ आती हूँ इसी सवाल को लेकर, लेकिन उस्मान सईद बसरा साहब जब तक ऑन स्काइप आ रहे हैं आप उनको टेलीफोन लाइन पर कनेक्ट कर लें। पीसीआर मैं ये जानना चाह रही हूँ नादिर गबोल साहब, देखें हमने अभी मोन्टाज में अपने नाजरीन को दिखाया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो तारीख दे दी थी कि हम 31 के बाद ये इस्तीफा दे देंगे और 1 को हम लॉन्ग मार्च कर लेंगे। तो आप लोग तो अगर 1 को लॉन्ग मार्च हो भी जाता तो आप तो नहीं जा सकते थे क्योंकि आप लोग तो यहाँ पर दीगर और तकरीबात में मसरूफ हैं। नादिर Can't hear the नादिर। नादिर गबोल साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ठीक है, नादिर गबोल साहब को हम दोबारा इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। मैं ज़रा राना साहब, बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ आया है, इशारे ये कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हो गई है। आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हम पूरी तरह मुतहर्रिक हैं। तो जो पीडीएम का फॉर्मूला है जिस पर आप लोगों ने कहा कि हम अवाम के लिए, इत्तेहाद के लिए खड़े हुए हैं, तो हुकूमत तो अपनी काविशें कर रही है। कल प्राइम मिनिस्टर अवाम के दरमियान होंगे, बराह रास्त अवाम से बात कर रहे होंगे, तो आप लोगों के मौक़िफ़ तो रद्द हो रहे हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से देखा जाए तो। देखें, आज आप इंटरनेशनली देखें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है।
अभी कुछ दिन पहले आपका PIA जो इंटरनेशनल कैरियर है, अब पाकिस्तान की निशानी है, उसका जहाज जब्त हो गया था और ये पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। ये कोई आज आप उसके पैसे भी पे ऑफ आपने कर दिए हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है, इसने इस मुल्क के इमेज को तबाह कर दिया है दुनिया के अंदर। ये तो एक बात हो गई। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि महंगाई के जो है वो उसमें कमी आ गई है, या जो इन्फ्लेशन है वो 8% के करीब लगभग पहुंच गई है, तो कोई ये खुदा का खौफ करें, पिछले 2-2.5 सालों से 11%, 12% इन्फ्लेशन खड़ी रही है। जाहिर सी बात है ये बढ़ती तो नहीं रहनी थी, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि 2.5 साल पहले जो अद्वियात थी या जो चीजें थी उनकी कीमतें कहां थी और आज कहां थी, तो आपको नजर आएगा कि 200% कीमतों में इजाफा हो गया है। क्या ये पाकिस्तानी कौम जो है इन चीजों को अफोर्ड कर सकती है? तो आपको जवाब मंफी में मिलेगा। इसी तरह पेट्रोल अभी कल दोबारा बढ़ने के लिए जा रहा है। मईशत जो इकोनॉमी की आप बात करते हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही है, कौन सी कि IMF जो है वो आपको बता रही है कि इस साल 0.5% की GDP ग्रोथ ये कह रही है राना साहब, हुकूमत ये कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जब ये रिपोर्ट जारी की तो उसमें बताया कि ये पिछली हुकूमतों का मलबा है, उर्दू में ट्रांसलेट तक करने का कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने। तो आप लोगों की के धरे का जो खुमियाजा है वो मौजूदा हुकूमत भुगत रही है, ये कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखें, ये एक इतना बड़ा भौंडा झूठ है और मुझे तो ये नहीं कि समझ नहीं आती कि ये इतने बड़े झूठे हो सकते हैं कि ये अवाम के सामने सफेद स्याह का जो है वो उसको सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कर दें। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो अभी जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर जो 8 जराए हैं उनका डेटा 2020-2019 का है और ये ज्यादातर डेटा 2019 का है और ये बता रहा है और ये मुंह पे तमाचा दे रहा है इस हुकूमत के कि ये जो करप्शन के दावे करती थी कि हम खत्म कर देंगे, करप्शन इनके दौर के अंदर बढ़ गई है। और यही वो प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान के साथ हुआ है और एक तमाशा हुआ है पाकिस्तान के साथ कि एक अच्छी हुकूमत जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपको बता रही है, गवाही दे रही है, 5 साल लगातार रिड्यूस होती रही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन पाकिस्तान में रिड्यूस होती रही, उस हुकूमत को जो 5.8% ग्रोथ पे लाके जिसने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया, जिसने टैक्स कलेक्शन को सना 20% इजाफा दिया हर साल ऑन एवरेज, ये रेवोल्यूशन थी टैक्स के अंदर, उसको निकाल के ना अहलों को बिठा दिया कि जहां टैक्स कलेक्शन जो है उसमें 0% ग्रोथ रही पिछले 2 सालों के अंदर और इस साल ये कहते हैं कि 6% ग्रोथ है और अगर आप उसको सिर्फ इन्फ्लेशन से डिस्काउंट करें जो 8% है तो रियल टर्म्स में नेगेटिव ग्रोथ है। अच्छा, तो मैं आपकी तरफ दोबारा मैं जरा नादिर का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। नादिर साहब, इस्तीफा नहीं दिया, आप लोगों ने पूरा जोर लगा दिया या आप लोगों ने वाकई मौलाना के साथ हाथ कर दिया है? नादिर गबोल साहब देखें जी, हम इस वक्त भी जो हमारा मौकफ है और हमारा जो गोल है वो इस्तीफे देना नहीं है। हमारा गोल है इमरान खान से हमें जान छुड़ानी है और बिलावल भुट्टो दवे साहब ये समझ रहे हैं कि तारीख हमें माफ नहीं करेगी अगर हमने हर सियासी और आईनी ऑप्शन पहले इस्तेमाल नहीं किया हो। अभी एक बहुत बड़ा सियासी और आईनी ऑप्शन हमारे पास है और वो है कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली के अंदर टेबल करें और देखें वो हम ऐसी कोई हवाई बात नहीं कर रहे, उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक रीजन है वो करने का, क्योंकि जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो सिंपल मेजोरिटी हुकूमत नहीं है, वो अपने इत्तेहादियों के मदद से उन्होंने फॉर्म की गवर्नमेंट, जैसे MQM ले लें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ले लें, GDA ले लें और दीगर इंडिपेंडेंट MLAs हैं जिन्होंने इनके लिए फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट किया है। तो अभी बहुत सारे जो इनके इत्तेहादी हैं वो खुद इनसे नाला है क्योंकि उन इत्तेहादियों को भी अपने वोटर को फेस करना होता है। नादिर गबोल साहब, अगर आपकी बात इतनी कन्विंसिंग है तो मरियम बीबी जो हैं वो कन्विंस नहीं है बिलावल साहब के इस मामले पर, जब वो कहते हैं कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। वो कहती हैं अगर आपके पास नंबर्स हैं तो शो करें, बातें ना करें। बिलावल साहब, नादिर देखिए, नंबर तो बिल्कुल है ना, जिस तरह मैं आपको समझा रहा था कि इमरान खान साहब की सिंपल मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है, वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी सीट मेंटेन करें अगर उनके इत्तेहादी उनसे हाथ छोड़ दे। तो हम टॉक्स में हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी हमने बात की है, MQM से भी हमारी रिसेंटली मुलाकात हुई है। MQM की आपको पता होगा कि सईद गनी साहब और दीगर हमारे सिंध के जो MPs हैं वो गए थे 9-0, वहाँ पे भी डिस्कशन हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो
फाइनल जो आईनी यानी आप हुकूमत के इत्तेहादियों को दाना डाल रहे हैं। नादिर गबोल साहब, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ। जरा उस्मान सईद बसरा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उस्मान साहब, अच्छा होता कि आप भी स्काइप पर आ जाते, लेकिन खैर मुझे ये बताइए कि आज 31 जनवरी है, प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया, आपके पास इन लोगों के इस्तीफे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं स्काइप पे भी चंद लम्हों में इंशाल्लाह ताला आपके पास आ जाऊंगा। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि तबांगी दोहल कह रहे हैं कि खंजर उठेगी ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। आप देखिए कि इनके पास ना कोई नैरेटिव है, और अंडर 19 यानी कि छोटे बच्चों के लीडरशिप में खेलती हुई ये जो पीडीएम की टीम की लीडरशिप एक तरफ बिलावल कर रहे हैं कि क्या क्रेडिबिलिटी है जिंदगी में, कुछ सियासी मार्क उन्होंने सेट किया है, उनकी क्या पॉलिटिकल ग्रोथ है। दूसरी तरफ मरियम है, मरियम के पास एक ही क्रेडिबिलिटी है सना कि वो क्रेडिबल झूठी है, इसके अलावा उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जाली ट्रस्ट केस पे शुरू करके फिर ये कर देंगे, हुकूमत गिरा देंगे, इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, तमाम इकलाना बचगाना किस्म की गुफ्तगू आपने इनकी सुनती है। ये ना इस्तीफे देंगे, उसकी वजह यह है कि इस्तीफे देखा, पीपल्स पार्टी को अपने पांव पे कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगी, ना ये सिंध की हुकूमत छोड़ेंगे, क्योंकि सिंध की हुकूमत है तो डॉलरों की पैसों की रेल पेल है। असल में ये हुकूमत तो लेते हैं, इक़्तिदार लेते हैं पैसा बनाने के लिए। अब ये जरदारी साहब को किसी ने वो हकीम में तो नहीं कह दिया ना कि आप हुकूमत छोड़ दें, तो आप अच्छी लगी लगाई रोजी पे लात मार दें, ऐसा तो वो नहीं करेंगे। आप देखिए, ये बहुत मजा का खेल की अपोजिशन है। कभी कहते हैं आप ये इलेक्शन है ना कि इलेक्शन डिफेक्टिव इलेक्शन है, ये लेजिटिमेट नहीं है। उसी इलेक्शन की सिंध के अंदर इनकी हुकूमत पैदावार है, उसी इलेक्शन की मरियम की जो चचा है वो अपोजिशन के लीडर थे, उसी इलेक्शन की वजह से प्रोडक्शन ऑर्डर लेते रहे, उसी इलेक्शन की वजह से ये सेनेट के लेके इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इक़्तिदार में नहीं है तो इसके नैरेटिव क्या है कि इलेक्शन ठीक नहीं है। देखिए, मसला ये है, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। अच्छा, मैं उस्मान ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, लेकिन ब्रेक से वापस आकर जरा कंटिन्यू इस बात पे कर लेते हैं। क्या वाकई हुकूमत के लिए रावी चैन ही चैन लिख रहा है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे, वहां पर इशारे क्या हैं? फिर जब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि हमने महंगाई पर काबू पा लिया, तो आज ही के जो रेट्स आए हैं, जो मार्केट रेट्स हैं मुख्तलिफ चीजों के, वो बहुत हाई हैं। और आज रात 12 बजे के बाद जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दिएगी हुकूमत, तो फिर महंगाई का जो रोना आवाम रो रही है वो तो जायज होगा, फिर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो कहां ठहरेगा? इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है अवाम के लिए कि इस वक्त जो महंगाई का इफरीत है, गो के हुकूमत वक्त कह रही है कि वो उसको कंट्रोल कर रही है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके मुनाफी हैं। उस्मान सईद बसरा साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फिर मैं दोनों ज़ाहिर अपोजिशन पार्टी की तरफ भी जाऊँगी, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग कितना इजाफा करने जा रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस पर? सुई गैस के प्राइसेस पर भी इजाफा हो गया है। क्या स्ट्रैटेजी है हुकूमत की इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने के सिवाय बातों के अलावा, यानी ग्राउंड पर क्या काम हो सकता है? अच्छा, जैसे अभी आपने पेट्रोल प्राइस की बात की, देखिए हमें थोड़ा सा इसके ऊपर रैशनल बात करनी होगी। रैशनल बात यह है कि पेट्रोल की प्राइसेस का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब तेल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो लामवाला जो है वो एक महीने के बाद हमें उसके ऊपर रिव्यू करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा कि जब कोरोना के दिनों के अंदर ये तेल की प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में क्रैश की, यही आपको पेट्रोल जो है इस मुल्क के अंदर 74 रुपए लीटर के ऊपर भी मिलता रहा है। अभी 14% इजाफा जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल प्राइसेस में हुआ है। हमने उसका बहुत डायरेक्टली जो है वो अपने पाकिस्तान के लोगों पे नहीं डाला हुकूमत ने, हम उसके अंदर बहुत ज्यादा जो नुकसान है हुकूमत बेयर कर रही है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए। बाकी जो महंगाई के बड़े लंबे हैं, फिर से हम यहाँ बात सुन रहे थे जी आटे के ऊपर और चीनी के ऊपर,
देखिए वो भी मामला 1-2 महीना रहे, आज वो भी कंट्रोल के अंदर है। आज आपके पंजाब के अंदर, मैं सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ कि सिंध के अंदर एक ऐसी हुकूमत कायम है जो मरकज के अंदर आके तो हमारे साथ कुछ और बात करती है, लेकिन जो ही उनका जहाज सिंध की फिजाई हदूद में दाखिल होता है तो वो हुकूमत सिरे से बदल जाती है। लेकिन ये पंजाब के अंदर आटा आज मैं आपको बताऊं सरकारी निर्ख के ऊपर दस्तयाब है, गंदम की फरावानी है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 3 बड़ी कंसाइनमेंट गंदम की ऑर्डर की थी, 2 उसमें आ चुकी हैं, 1 ऑन द वे है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने शुगर माफिया के खिलाफ टक्कर ली, वही शुगर माफिया जिसको पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने 40 अरब सब्सिडी दी, जिसको नवाज शरीफ की हुकूमत ने 28 अरब की सब्सिडी दी, उसको जब हमने 2.5 अरब की सब्सिडी दी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये क्या हो रहा है और हमने उसके ऊपर सारा अप्रूव किया। आज क्रशिंग सीजन जो है वो वक्त से पहले स्टार्ट हो चुका है। नंबर 1 गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस 1350 से जो 80 अगर सब कुछ उस्मान आपके कहने के मुताबिक ठीक है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट में करप्शन का जो नंबर है वो पाकिस्तान उसमें क्यों लीड कर गया? वहां हमारा करप्शन का नंबर जो है वो डिक्रीज पे क्यों नहीं गया? थोड़ा सा ये अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए मसला ये है कि करप्शन का ये जो इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट दी है, 6 सोर्सेज हैं, 8 सोर्सेज हैं जिससे उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है। डायरेक्टली उन्होंने कोई डाटा इकट्ठा नहीं किया। उनमें 6 सोर्सेज जो डाटा देने वाले हैं उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम रखा है। उन 6 ने पाकिस्तान के अंदर नैब की कार्रवाइयों और नैब की जो गिरफ्त है उसकी तारीफ की है। उन 6 के 6 ने कहा है पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन और उसकी इंसदादे बदनवानी के लिए बेहतरीन इकदाम नैब कर रहा है, इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। 2 सोर्सेज जो है उनमें से 2 सोर्सेज, मैं आपको पूरी हकाइक से बात कर रहा हूँ, 2 सोर्सेज ने पाकिस्तान को 2 से 3 पॉइंट तनज़्ज़ुली की तरफ ले गए हैं। उन सोर्सेज में भी एक जो है उसका डाटा 2018 का है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें इसके ऊपर देखना चाहिए। क्या मैं सना आपके सामने सवाल रखता हूँ, अगर मेरी हुकूमत के किसी वजीर के डिपार्टमेंट के अंदर कोई मेजर करप्शन का कोई स्कैंडल है, मैं बताएं क्या वजीर आजम की रिश्तेदार उनके समझी की कमेटियों में बैठे? अच्छा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी। जो उनके स्कैंडल्स आए वो बेचारे खुद ही साइड पर हो गए, वो जहांगीर तरीन साहब का स्कैंडल हो, अलीम खान साहब का हो या दीगर और लोगों का। और मैं नादिर गबोल साहब आप लोगों के लिए, उस्मान साहब अभी कह रहे हैं कि आप इनसे कुछ और बात करते हैं और जब आप सिंध की हुदूद में दाखिल होते हैं तो आपके तेवर ही बदल जाते हैं। क्या आप हुकूमत के साथ कोई किसी किस्म की डील में इन्वॉल्व हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं? और पीडीएम के जो शिराजे की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आप ही लोग बिखेर रहे हैं, इसका मकसद है? डील नहीं करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब जो है ट्रस्टवर्दी इंसान नहीं है। वो बात कुछ करते हैं और फिर एक्शन कुछ और लेते हैं। तो ऐसे शख्स जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते उसके साथ डील करने का फायदा नहीं ना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तो कहा था अपने पहले असेंबली के पहले दिन उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के फायदे के लिए, आवाम के लिए कोई बात करनी है तो करें। मगर जब हमने इनसे बात की कि भाई हम माशी जो हालात हैं पाकिस्तान के उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो इन्होंने हमारे को सीरियस नहीं लिया और उल्टा हम पे झूठे ढोंगे केसेस करके सियासी इंतकाम हमारे से लेने की कोशिश की। तो फिर उसके बाद हमने सोच लिया कि इनसे बात करने का फायदा ही नहीं है। और जो लेकिन सर अगर आप पार्लिमान में मौजूद हैं राना अफजल साहब, तो आप मुझे ये बताइए, राना एहसान अफजल साहब, कि ये मुझे बताएंगे जब आप पार्लिमान में मौजूद हैं, फिर ओपन बैलेटिंग की सेनेट के हवाले से बात हो रही है, आप उस मामले पर भी हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है क्या? और जो बात उस्मान सईद बसरा साहब कह रहे हैं कितनी कन्विंसिंग है कि आप लोगों का भी बहुत ज्यादा मलबा है 2018 का, तो चलें फिर 2019 और 20 को भी उन्होंने लगा लिया। इसी वास्ते करप्शन का जो नंबर है वो पाकिस्तान के क्रेडिट पर आ गया। एक तो झूठ का कोई सर पैर नहीं है और इनको आदत हो गई है अवाम के साथ लगातार झूठ बोलने के लिए। ये तो जो है 2019 की वो 2 जो सोर्सेज जिनकी बात सईद उस्मान बसरा साहब कर रहे हैं, मैं इनको ओपन चैलेंज करता हूं कि वो अक्टूबर 2019 की हैं। लेकिन ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये हुकूमत तो 2020 में जो परसेप्शन इंडेक्स आ रही है उसका मुद्दा भी हमारे पे डाल रही है, क्योंकि ये है ही झूठ की बुनियाद पे बनी हुई। दूसरी बात इन्होंने पेट्रोल के ऊपर की, तो मैं आपको
अभी बताना चाहता हूं कि 52% टैक्स जो है, टैक्स प्लस लेवी की सूरत में हुकूमत इस वक्त चार्ज कर रही है, अवाम के खून चूस रही है ये टैक्स लगा के। और ये वो हुकूमत है कि जिनका जो अभी प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर कहता था कि 50 रुपए का पेट्रोल जो है वो होना चाहिए। तो आज ये इनसे पूछा जाए कि ये अभी इतना टैक्स ले रहे हैं, 2 माह पहले ये 80% टैक्स प्लस लेवी की मद में ले रहे थे। और ये मैं आपके ओगरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आप कह रहे हैं कि जी इससे तो हमारा लेना देना नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंटली होता है। इसी तरह इमरान खान की आपको बात याद होगी कि इन्होंने कहा कि डॉलर से भी हमारा लेना देना नहीं है, मैंने तो टीवी पे देखा कि डॉलर कहां चला गया है। तो इनका किसी चीज से लेना देना नहीं है, सिर्फ ये काबिज हैं वजीर आजम की सीट के ऊपर और अवाम को तबाह कर रहे हैं और मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने हाँ कंप्लीट कर लें आप अपनी बात एहसान साहब। जी देखें, सेनेट के ऊपर बिल्कुल शो ऑफ हैंड्स की हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी सपोर्ट की, लेकिन इनकी नीयत में फतूर है। इनको 2.5 साल ये चीज याद नहीं आई और सेनेट के 1 महीने पहले ये पहले कोर्ट में चले गए कि कोर्ट से तशरीह लें, जो कि गैर आईनी है। और अब इनको पता चल रहा है कि जी कोर्ट से जो है वो इनके लिए कोई पॉजिटिव नहीं आने लगा, तो अब ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं कि हम टेबल करेंगे असेंबली के अंदर। अभी तो कोर्ट से तो पहले फैसला आ जाए, ये पहले ही जो है वो घबरा गए। और दूसरी बात ये कि देखें, ये एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की जरूरत है, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को इकट्ठे काम करने की जरूरत है। ये 1 महीने के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसके दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज रिक्वायर्ड, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इसके ऊपर इन्होंने कोई वर्किंग की है ऑपोजिशन के साथ मिल बैठ के काम करने के लिए? उस्मान सईद बसरा साहब, क्या वर्किंग है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, ऑपोजिशन को बहरहाल आपको बिठाना पड़ेगा और इनसे बात करनी पड़ेगी। क्या आप लोग इस सब के लिए तैयार हैं? क्योंकि इन हाउस हम देखते हैं कि आप इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो आप पर लगाते हैं, वो चाहे सूबाई असेंबलियों में हो या फिर नेशनल असेंबली में हो। अच्छा सना, मैं अब ये चाहूंगा कि हम थोड़ी सी इसके ऊपर सब्सटेंशियल डिबेट कर लें। मेरे भाई ने एहसान, क्योंकि एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और मेरे कबील से ताल्लुक रखते हैं, हम जो नौजवान हैं, नादर भी, आज हम तीनों पार्टी की यूथ रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। जी बहुत अच्छी बात आपने खुद ही कह दी। मैंने आज तीनों ऐसे लोगों को बुलाया है जो खुद वाकई यंग है, और मैं ये इसीलिए मैंने आज ये पैनल लगाया कि मैं ये जान सकूं कि आप लोगों का नैरेटिव क्या है चीजों के बारे में। उस्मान कंटिन्यू। अब मैं राना एहसान की खिदमत में अर्ज करूंगा कि एहसान भाई देखिए, जरूरी नहीं कि हम अपनी पार्टी के अंदर तकलीद में चलें और दूसरों को झूठे का इल्जाम लगाएं। अभी आपने कहा कि हमारी पार्टी की बेस झूठ है। आपको पता है ना, मरियम ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर झूठ बोले, आपकी लीडरशिप ने बोले, मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनको झूठा कहते हुए, लेकिन वो तो सर्टिफाइड झूठे हैं। अभी आपने जो बात की, ये मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, मैं पढ़ने भी लगा हूँ। आपने कहा 2018 का डाटा नहीं है, अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ कि नंबर 5 के ऊपर जो है डाटा फ्रीडम हाउस नेशन इन ट्रांजिट 2018 ने इकट्ठा किया है, और नंबर 6 पे ग्लोबल इनसाइट कंट्री रिस्क राइट्स ने 2018 का डाटा है। ये मैं अभी आपके प्रोड्यूसर साहब को सेंड भी कर रहा हूँ। देखिए एहसान भाई, मसला ये है कि आप जब टेलीविजन के ऊपर बैठते हैं ना, आप अपनी सिर्फ पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप अपनी तरबियत को भी शो करते हैं। और कभी भी मैंने टेलीविजन पे, आप मेरे साथ कई लातादाद शोज में बैठे हैं, मैंने कभी बगैर सबूत के बुनियाद के बात नहीं की है। और यही हम यंगस्टर को करना चाहिए, हमें ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए। मैं इनके वालिद साहब के साथ भी लातादाद प्रोग्राम किए हैं, इसलिए मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आपकी लीडरशिप जो मरियम है, जिनको आप फॉलो करें, बदकिस्मती है। आपको आना चाहिए था आगे, क्योंकि आप यंग लीडर हैं। वो कहाँ से आगे उठ के आगे, क्योंकि वो अपनी नवाज शरीफ की बेटी हैं। वो झूठ बोलती रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जाली ट्रस्ट डीड की सूरत में, कतरी लेटर की सूरत में, कभी इस्तीफों के आर पार की सूरत में। अभी अगले रोज उन्होंने इल्जाम लगाया कि जी इमरान खान उनकी हुकूमत जो है इसराइल को तस्लीम करने की कोशिश कर रही है। आप पता चला उनके वालिद साहब और मौलाना फजल रहमान जी कोशिश करते रहे हैं अजमल कादरी को बेच के। अभी अगले रोज उन्होंने इल्जाम लगाया जी हम को इसराइल से फंडिंग लेते हैं। अभी पता चला है कि उसामा बिन लादेन से फंडिंग उनके वालिद साहब लेते रहे हैं बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए। इसलिए मेरे भाई, झूठा कौन है सारी दुनिया जानती है, सजा याफ्ता कौन है सारी दुनिया जानती है, किसने अपने खानदान को पाला सारी दुनिया जानती है, सारी जानती है कि किसने अपने बच्चों, अपने समधियों, अपने रिश्तेदारों को नवाजा, और कौन लोहे की भट्टी से उठ के खरबों डॉलरों, खरबपति डॉलरों में हो गया। इसलिए मेरे भाई, हमें ये बेबुनियाद इल्जाम कि इमरान खान पाकिस्तान के सनावाद वजीर आजम है, मैं इसके अंदर प्राइड फील कर रहा हूँ ये बताते हुए आपको, वाद वजीर आजम है जिनके खानदान का कोई इमीडिएट फैमिली का आदमी या दूर पार का आदमी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और
नून और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वो दो जमातें हैं जिनके खानदान से बाहर बिल्कुल हुकूमत सिरे से मौजूद ही नहीं है। ओके। चलें, अच्छा, अगर आप विरासती ज़ाहिर सियासत पर बात कर रहे हैं तो फिर हम उस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं ना उस्मान, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मुद्दा है या मामला यह है कि अवाम तो ज़ाहिर बिलक रही है, सिसक रही है और वो परेशान है। आज भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप लोगों से जब ये सवाल करेंगे मार्केट में खड़े होकर कि वो किस चीज़ से परेशान है, तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होगा और वो है महंगाई। लेकिन इस मामले पर पिछली भी हुकूमतें हो या मौजूदा हुकूमत भी हो, तमाम ही लोग हमें शिकंजे में नजर आए हैं। यानी महंगाई से जान छुड़ाना किसी भी हुकूमत के बस में नहीं रहा है। लेकिन आगे का लाहेअमल ऑपोजिशन क्या इख्तियार करने जा रही है और हुकूमत जो है वो किस हद तक अपनी नेग्लिजेंस को परफॉर्मेंस में तब्दील कर सकती है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने यही सवाल रखा कि इस वक्त जो मामलात हैं वो ज़ाहिर अपोजिशन और हुकूमत के जो भी हैं चुपकलिशें हैं, ज़ाहिर हुकूमत की परफॉर्मेंस है और हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो महंगाई से ही नथी की जा रही है। राना एहसान अफजल साहब, आप कन्विंस हैं उस्मान सईद बसरा साहब की बात पर? वो कह रहे हैं कि देखिए गलतियाँ कोताहियाँ ज़ाहिर लीडरशिप्स करती हैं लेकिन हम उस पर ब्लाइंडली उन चीज़ों पर नहीं चल सकते। और दूसरा, कितना कन्विंसिंग आपको ये जुमला लगता है कि आप लोगों का किया धरा इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है और महंगाई का जो मामला है वो बहरहाल आप ही लोगों की वजह से बड़ा है और अब उसको रोकने में हुकूमत को वक्त लगेगा? देखें, सबसे पहले तो मैं बसरा साहब को दोबारा चैलेंज करता हूं कि ये जो दो इन्होंने जो इनकी सोर्सेज हैं, जो वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है, इन दोनों की चेंज की वजह से जो है ये 4 पॉइंट्स में स्लाइड आई है और इनको मैं चैलेंज करता हूं कि ये डेटा 2019 का है। कोई खुदा का खौफ करें, गलत बयानी की भी हद होती है। आप वो हदें पार कर करके जो है आप अवाम को गुमराह करी जा रहे हैं, बस करें। और ये मैं उर्दू में जो तर्जमा कह रहे थे ना इमरान खान साहब, आप मेरे से टाइम बना ले, मैं उर्दू में तर्जमा करा के ले आऊंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए। जहां तक आपने पूछा कि ये सारा किया दरा हमारा है, तो मैं आपको सिर्फ 2 चीजें इस पे मैं रखूंगा। आज IMF ने प्रोजेक्शन दी है अगले साल की कि 0.5% से ग्रोथ रेट 1% के दरमियान में होगी इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है। 2018 में जो हमारा आखिरी फाइनेंशियल ईयर था उससे अगले 2019 के अंदर IMF की आप प्रोजेक्शन निकाल लें पाकिस्तान के लिए, तो IMF प्रोजेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 6% होगी। और इन नाअहलों और नालायकों ने जो ये सिलेक्टेड आए, इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान के साथ 1.9% पे ले आए। इनका वजीर आजम क्या कहता है कि हाँ हमारे से गलती हो गई कि हम IMF के पास देर से गए। अच्छा, फिर ये तस्लीम करेंगे आगे जाके हमारे से गलती हो गई कि जो मुआहदा हमने IMF के साथ किया उसमें हमने वजीर खजाना को दरमियाने एग्रीमेंट चेंज कर दिया। यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख में ना होगा कि आधा एग्रीमेंट एक वजीर खजाना ने किया, आधा दूसरे ने किया, और ऐसे इन्होंने शराइत मान ली कि जिससे पाकिस्तान तबाह हो गया। फिर इनका वजीर आजम कहता है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। अगर हम एक इसको लिए पर आपसे जवाब लें, हाँ या ना का जवाब भी हो सकता है। देखिए, हुकूमत पूरी तरह से चैन से बैठी है, उसको मालूम है कि आप लोगों के आम हरफे आम में अगर हम बात करें कि कोई दमखम नहीं है आपकी इस तमाम तर ऑपोजिशन में, तो ये किस हद तक दुरुस्त होगा? सना, इसके ऊपर आप मुझे आपने टाइम देना है। देखिए, मेरे से अगर आप पर्सनली सवाल पूछे तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा कि इस हुकूमत को टेन्योर पूरा करने दें, क्योंकि आगे की जो प्रोजेक्शंस है जीडीपी ग्रोथ की वो 1%, 1.5% और 2% है। तो इसमें तो इस जीडीपी ग्रोथ में तो ना नौकरियां मिलनी है, ना मुल्क में तरक्की होनी है, ना डेवलपमेंट होनी है, और मुल्क और तबाही के धारे पे जाके खड़ा हो जाएगा। यानी तो अगर इसके बाद इलेक्शन आप प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा नहीं मांग रहे, आप चाह रहे हैं कि ये 5 साल भरपूर तरीके से पूरा करें, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का पहले दिन से मौकिफ है। नहीं,
मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये करने दिया तो पाकिस्तान 5 सालों में मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाएगा। हमारी ये सिर्फ जो तहरीक है ये पाकिस्तान को बचाने की तहरीक है, इन नाअहलों से, नाकाम लोगों से जान छुड़ा के इस अवाम को रिलीफ देने की तहरीक है। इंशाअल्लाह ताला जिस तर्ज पे पाकिस्तान जा रहा है, इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दी है, इसको हमने बचाना है और हम इनसे निजात हासिल करेंगे। ओके, मैं नादिर आप इस ओपिनियन को क्या समझते हैं? देखिए उस्मान सईद बसरा साहब जो बता रहे हैं, फिर बहुत सारे ज़ाहिर इशारे हमारे पास मौजूद हैं। आज रात 12 बजे मैं बार बार इस बात को कह रही हूं कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जो हुकूमती ताउन है आवाम के साथ वो ठीक है, उस पर परफॉर्मेंस की जरूरत है, लेकिन सूबाई सतह पर आप भी बहुत ज्यादा इस वक्त टारगेट पर हैं, परफॉर्मेंस नहीं है सूबे में सिंध हुकूमत की। क्या कहिएगा? आप लोग जो टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कहीं ना कहीं अपनी माइलेज खो देती है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी क्वेश्चन हो रही होती है। नहीं, देखिए जहां तक महंगाई कंसर्न है, बिल्कुल जिस तरह जो इन्फ्लेशन रेट आज पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान ने कभी भी नहीं देखा। जो करप्शन आज पाकिस्तान में है वो कभी भी नहीं। अब जो प्राइसेस है, महंगाई है, वो सूबाई हुकूमत तो कंट्रोल नहीं कर सकती ना, क्योंकि ये वफाक से ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। पेट्रोल के प्राइसेस ले लें, बिजली के प्राइसेस ले लें, गैस के प्राइसेस ले लें, ये तो वफाक से कंट्रोल होता है। जहां तक पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की बात है, आप देख लें सिर्फ कराची, आप क्योंकि खुद कराची में रहती हैं, चाहे आप मलीर का एरिया देख लें, यूनिवर्सिटी रोड देख लें, शारा फैसल देख लें, सबमरीन चौक जो था पुराना गिजरी और पंजाब चौरंगी का जो इंटरसेक्शन है, हमने जिस तरह के तरक्याती काम किए हैं वो पहले कभी भी, जब MQM का यहाँ पे दौर होता था, आपको पता है MQM यहाँ पे कराची में राज करती थी, तो उस वक्त भी इतना काम नहीं है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट मिला है उसमें अनफॉर्चुनेटली कराची से इतने वोट नहीं मिले जितने PTI को मिले। और PTI वालों ने जो झूठे वादे किए थे कि 1100 अरब रुपए दूंगा, इमरान खान साहब से सबसे पहले तो ये तो पूछे कि 1100 अरब में से आप 11 रुपए भी आपने दिए, वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना के वोट लेके उनके तमाम MNAs बैठे हुए हैं, प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। एक दो थे उनके MNA जैसे नजीब हारून हो गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि हम लोग नहीं परफॉर्म कर सक रहे। और अभी पिछले दिनों आपने खुद देखा होगा कि जो अरबाब रहीम साहब का जो इलेक्शन था उमरकोट में, अरबाब रहीम साहब हारे हैं और उन्होंने ये चीज रिकॉर्ड पे टीवी पे आके बोली है कि इमरान खान की वजह से मैं हारा हूं, क्योंकि इमरान खान की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी गंदी है कि अब पीपल्स पार्टी को के अलावा जिन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आवाम के सामने इस वक्त के इमरान खान साहब ने झूठे हवाई फायर किए थे और कोई भी उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ना एक नौकरी दी उन्होंने, ना एक घर दिया किसी को। कहाँ है 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 50 लाख घर जो उन्होंने वादा किया था, कहाँ है वो डिसैलिनेशन प्लांट्स जिनका इन्होंने वादा किया था कि मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाऊंगा और सिंध की और कराची की आवाम को पानी दूंगा। ये 18वीं आईनी तरमीम ना हो तो फिर ये गिला करते हुए विफाक से आप कुछ बेहतर भी लगे। लेकिन मैं जरा उस्मान सईद बसरा साहब की तरफ आ जाऊं, फिर नादिर आपकी तरफ दोबारा भी आती हूं। उस्मान साहब, ये तो हक और सच की बात है कि पंजाब में पूरी तरह आपके लोग, जो आपके MPs लेवल के लोग हैं, वो भी बहुत नाला हैं आपकी हुकूमत से। वो कह रहे हैं परफॉर्मेंस नहीं आ सकती क्योंकि काम नहीं करने दिया जा रहा। तो उस्मान सईद बसरा साहब अपने गिरेबान में झांकें तो भी मामला खराब है, फिर नेशनल लेवल पर देखें तो वहां पे भी चीजें सही नहीं हो रही। इसका मकसद है कि आपकी परफॉर्मेंस क्वेश्चन हो रही है। अच्छा सना, देखिए मैं आपको बताऊं, जब लोग जो है ना हमारे, आपके टीवी का बड़ा शुक्रिया, आपके मीडिया का बड़ा शुक्रिया, अच्छी जर्नलिज्म पाकिस्तान वायरल हो रही है, उसका बाद लोग एजुकेट हो चुके हैं। नादिर के बोल अगर आज यहाँ पे उल्टे भी लटक जाए ना, या पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप मसाजिद तो कुरान करते उठा ले, तब भी किसी ने नहीं मानना, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तालीम इनके पास, इनके पास मतलब के खजाना इनके पास, हर चीज तो 18वीं तरमीम के पास, सुब्बू के पास है, मरकज के पास तो वजारत खारजा की मुकम्मल तौर पर कमाना है, इसके अलावा सब कुछ इनके पास है। उस्मान, ये जवाब मैं आपकी कथा कलामी इसलिए कर रही हूँ, मैं पूरी बात सुनती, लेकिन ये जवाब नहीं है। मैंने सवाल आपसे किया कि पंजाब में आपके अपने MPs आपसे नाला हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते। पिछले दिनों आपको मालूम है कि पूरा लाहौर ताफुन ज़्यादा हो रहा था, यहाँ हम कराची को रो रहे थे, वहाँ लाहौर वाले फिर वही हशर नशर हो गया। तो आपकी अपनी परफॉर्मेंस पंजाब में क्या है, मुझे ये बताइए। अच्छा देखिए, मैं आपको 2-4 चीजें से बता दूं। पंजाब के अंदर जिसमें आप की बात कर रही हैं, हमने पंजाब के अंदर वो इक़दाम किए हैं। पहली दफा सरदार उस्मान हमारे चीफ मिनिस्टर की सरबराही के अंदर जनूबी में 6 यूनिवर्सिटियाँ और 8 के करीब हॉस्पिटल बनाए हैं। हमने जनूबी पंजाब का तौर पर अलग से सेक्रेटेरिएट कायम कर दिया है। जनूबी पंजाब के अलहदा एक तशख़्ख़ुस के लिए बिल्कुल एक माइलस्टोन की हैसियत रखती है।
हमने पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सेफ कार्ड पूरे पंजाब में उसके 3 महीने के अंदर तमाम पंजाब की रहायशियों को आईडी कार्ड का एड्रेस पंजाब है, हम उनको फ्री दे रहे हैं कि आप 7 लाख 50,000 रुपये की सेफ कार्ड की इंश्योरेंस दे रहे हैं। हम पंजाब में डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट लेके आए, पहली दफा पाकिस्तान के अंदर में काम करने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी हमने 50 से ज्यादा कवानीन में तरमीम की हैं। सर्टिफिकेट के इजरा के कानून को मुकम्मल तौर पर मेरे पास बहुत कम है उस्मान। मैं जरा राना साहब देखिए कितनी अच्छी बातें उस्मान साहब गिनवा रहे हैं, परफॉर्मेंस है हुकूमत की और इसका मकसद यह है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, ऑपोजिशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती इस हुकूमत का। देखें आप ना अवाम से सर्वे करा दें क्योंकि इन्होंने तो नहीं मानना। ये साउथ पंजाब की बात करते हैं, साउथ पंजाब में हमने आखिरी साल का जो बजट दिया था वो 227 अरब रुपए का था। ये पूरे पंजाब में वो डेवलपमेंट का बजट नहीं दे सके जो हमने सिर्फ साउथ पंजाब को दिया नादिर साहब, इनके सारी बातें उस्मान सईद बच्चा साहब कर रहे हैं और आप लोग कर रहे हैं। इन सब बातों के बाद मेरे पास सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि पीडीएम में कोई रमक बाकी भी रह गई है कि नहीं रह गई है, या ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा और 5 साल पूरे हो जाएंगे, इलेक्शन का वक्त आ जाएगा, अल्लाह खैर सल्ला। नहीं देखें, ऐसा तो नहीं होगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि एक आईनी ऑप्शन है हमारे पास, वो है नो कॉन्फ्रेंस का। अगर वो फेल हो जाता है तो फिर हमने तो ऑलरेडी पीडीएम के साथ। आपका ख्याल है आपको एमक्यूएम बात करेगी, आपका ख्याल है आपसे जीडीए बात करेगी, आपका ख्याल है आपसे बाप बात करेगी बलोचिस्तान के हवाले से? नादिर साहब, आपने शुरू में भी ये बात की थी तो मेरे ज़हन में ये सवाल था। वोटर्स को दिखानी है, अगर इन पार्टीज ने अपनी शक्ल जाके अपने वोटर्स को दिखानी है तो वो बिल्कुल इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। क्योंकि उस्मान सईद वसा साहब, टाइम खत्म हो गया है, मुझे जवाब दें इस ऑपोजिशन से जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नवाज की है, मौलाना फजल रहमान की है, आपकी हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए, खतरा है सरकारों को, रंग बिरंगी कारों को, मजहब के ठेकेदारों को। खतरे में इमरान नहीं और बाकी लगी नोटिस को दिखा रहे हैं। अभी गिलगित बल्तिस्तान में तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई है, तारीख की बदतरीन शिकस्त हो गई। उस्मान सईद बसरा साहब, थैंक यू वेरी मच। वक्त खत्म हो गया। नादिर गबोल साहब आपका बहुत शुक्रिया, एहसान अफजल साहब आपका बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए, और उस्मान सईद बसरा साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।